और जितना अच्छा चारा और दाना खाएगा पशु उतना ही अच्छी ग्रोथ करेगा, उतना ही ज्यादा बढ़वार करेगा। डबल और ट्रिपल बच्चे आने के अंदर नस्ल का एक योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि नस्ल का कोई रोल नहीं होता, नस्ल का रोल होता है, पर उस नस्ल से ज्यादा उसको खिला क्या रहे हैं उसका ज्यादा रोल होता है। वहां का वातावरण कैसा है, पशु आरामदायक स्थिति में रह रहा है या नहीं रह रहा, यानी मैनेजमेंटल जो प्रैक्टिस है उसका ज्यादा रोल होता है। पहले भी बार बार मैंने बताया है आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें, सारी चीजें अच्छी है, एक छोटी सी कड़ी यदि बीच में से मिस हो जाती है, सारे लेक्चर अच्छे चल रहे हैं, यदि मैं यहां बढ़िया नहीं पढ़ा रहा तो भी आप लोगों का मन नहीं करेगा, आप लोगों का मन नहीं करेगा, ऐसे लगेगा कि यार कहां आ गए हम। यानी छोटी से छोटी यदि कोई कमजोरी रह जाती है, क्लास बहुत अच्छी चल रही है, शाम को खाना अच्छा नहीं मिल पाता तो भी आपको लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा है ना। तो वही सारी चीजें, एक एक चीज पे अपने को प्रॉपर फोकस करना होता है, चाहे ब्रीड हो, चाहे हाउसिंग हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे उसका दाना और पानी हो, चारा और पानी हो, सारी चीजें जब अपन प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे तभी अपन बकरी पालन को या भेड़ पालन को अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो एक कहीं छोटी सी कमी रह गई तो भी उसकी वजह से अपने को नुकसान हो सकता है, या नुकसान नहीं होगा तो अपने को पूरा फायदा भी नहीं होगा। तो इसीलिए फीडिंग भी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना अच्छा चारा और दाना खाएगा पशु उतना ही अच्छी ग्रोथ करेगा, उतना ही ज्यादा बढ़वार करेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना बढ़िया दाना खाएगा उतने ही ज्यादा डबल और ट्रिपल बच्चे आने की संभावनाएं रहती है। डबल और ट्रिपल बच्चे आने के अंदर नस्ल का एक योगदान होता है, ऐसा नहीं है कि नस्ल का कोई रोल नहीं होता, नस्ल का रोल होता है, पर उस नस्ल से ज्यादा उसको खिला क्या रहे हैं उसका ज्यादा रोल होता है। वहां का वातावरण कैसा है, पशु आरामदायक स्थिति में रह रहा है या नहीं रह रहा, यानी मैनेजमेंटल जो प्रैक्टिस है उसका ज्यादा रोल होता है। हमारे यहां से यदि आप बकरी लेकर के गए 2 बच्चे वाली 3 बच्चे वाली, और आपके घर पे जाकर के वो बकरी को पूरा दाना या चारा भी नहीं मिल पा रहा, तो वो एक भी बच्चा नहीं देगी। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम तो बढ़िया नस्ल लेकर के आए थे, हमारे यहाँ तो वो एक ही बच्चा दे रही है। यानी सारी चीजें अपने को पशु के लिए अच्छे तरीके से चाहिए, तब जाकर के पशु अच्छा परफॉर्मेंस है वो अपनी कर पाता है। तो आप लोगों ने लगभग देखा है, ऊपर ही ऊपर 2 चीजें लिखी है, एक तो ग्रेजिंग और एक ब्राउजिंग। सीधा सीधा आपको एक फोटो से ही आपको ये समझ में आ जाएगा। ग्रेजिंग का मतलब होता है भेड़ का नीचे से खाना, जैसे आप देख पा रहे हैं भेड़ की यही आदत होती है, और बकरी की ब्राउजिंग वाली। वही सेम चारा यदि बकरी को नीचे डाल दिया जाए तो बकरी उसकी तरफ देखेगी नहीं, ऊपर वाला पहले खाना पसंद करेगी, और वही सेम चारा यदि भेड़ को ऊपर डाल दिया जाए तो ऊपर वो देखेगी नहीं, नीचे वाला खाना पसंद करेगी। ये उसकी बेसिक एक हैबिट है। तो यदि कोशिश करें, यदि बकरी को आप रखना चाह रहे हैं या बकरी पालन करते हैं तो बकरी ऊपर वाला खा करके ज्यादा खुश होती है, भले ही उसमें वो परेशान हो रही है, देख रहे हैं ना, वो कंफर्ट नहीं है, भले ही परेशान हो रही है पर उसको मजा उसी में खाने में आ रहा है। तो ये चीजें जरूरी है। बकरी को बहुत से आप में से ही ऐसे साथी होंगे, हरा चारा यदि कोई खिलाता है, कोई रिजका खिलाता है तो नीचे डालते हो आप लोग, बाई चांस एक रिजके की गुच्छी को नीचे खोल करके आप बकरी को डालते हो तो वो उसमें से आधा ही नहीं खाएगी, उसको खराब कर देगी। और उसी को यदि किसी रस्सी के बांध करके और ऐसे लटका दोगे दीवार के सारे या किसी पेड़ के, तो वो पूरा का पूरा खा जाती है, डंठल भी नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ती ना। वही सब चीजें तो अपने को देखना है कि पशु की आदत क्या है, उसकी आदत के अनुसार अपने को उसको ट्रीट करना है। तो ये बेसिकली चीजें हैं। फिर उसके बाद में एक चीज लिखा है कि भेड़ और बकरी, खास करके यदि भेड़ की बात करें तो भेड़ अपने शरीर भार का 4% खाती है। कितना? 4%, 3 से 4%। और बकरी अपने शरीर भार का लगभग 4 से 5% खाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि भेड़ का वजन 100 किलोग्राम है, 100 होता नहीं पर मैं बता रहा हूं, यदि भेड़ का वजन 100 किलो है तो उसे अपना पेट भरने के लिए कम से कम 3 किलो चारा चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए? 4 किलो। यदि बकरी है, 100 किलो की बकरी है तो उसे कितना चारा चाहिए? टोटल 4 किलो चारा उसे चाहिए। तो आप लोग बताइए कि एवरेज एक भेड़ का वजन कितना होता है? 35 से 40 किलो। तो एक भेड़ को एवरेज पर डे का कितना चाहिए? 1 से लेकर के 1.25 किलो या 1.5 किलो मुश्किल से। उसमें चारा भी आ जाता है, उसमें दाना भी आ जाता है, सारा कुछ ड्राई मैटर लिखा है यहाँ पे, यानी सूखा पदार्थ।
और ऐसे ही यदि बकरी है तो बकरी को लगभग, बकरी का वजन भी लगभग 40 से 45 किलो होता है, तो लगभग बकरी को 1.5 किलो एक दिन का चाहिए। ये चीजें कोई आपको कंपटीशन एग्जाम देने नहीं जाना, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास में 100 बकरी है, आपको साल भर का चारा इकट्ठा करना है, चारा इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा। तो आपको ये तब भी पता चलेगा कि एक बकरी एक दिन में कितना खा रही है, कि 1 से 1.5 किलो। तो 100 बकरी एक दिन में कितना खाएगी, कि 100 से 125 किलो लगभग। तो अपने को एक साल के लिए यानी 365 दिनों के लिए चारा इकट्ठा करना है, तो 100 बकरियों के लिए कम से कम 300 क्विंटल चारा अपने को इकट्ठा करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो कम से कम 300 क्विंटल चारा अपने को इकट्ठा करना है। तो इसीलिए ये चीजें हम आपको बताते हैं कि इतना खाएगी, तो उस हिसाब से आप अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। 500 के लिए करना है तो फिर उस हिसाब से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चारे का स्टोर नहीं कर पाओगे समय पे, अभी आपकी ग्वार की फसल निकली है, अभी चारा 4 रुपए किलो है, आपको चारा आपके घर पे जो चारा हुआ 100 कुंटल 50 कुंटल जो भी आपने खिलाया, 6 महीने बाद आपको चारे की जरूरत पड़ गई, उस समय चारा 10 रुपए किलो भी नहीं मिल पाएगा, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। फिर आप देख पा रहे हैं ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब जब आप ओपन जंगल के अंदर चरा करके यदि भेड़ या बकरी को लेकर के आ रहे हैं, तो एक भेड़ को जंगल में अपना पेट भरने के लिए 7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए, 7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए, तब जाकर के वो थोड़ा थोड़ा करते करते अपना पेट है वो भर पाती है। और बकरी को कितना चाहिए, 10 से 11 घंटे, क्योंकि बकरी खाने में कम विश्वास करती है और आगे से आगे भागने में ज्यादा करती है ना, वो अपना टाइम वेस्टेज ज्यादा करती है। तो इसीलिए भेड़ को यदि आप जंगल में लेकर के जाते हैं, यदि कोई ये चाहे कि मैं 2 घंटे घुमा करके ले आया और वो अपना पेट भर के आ जाएगी, नहीं, या तो फिर आप उसको घर पे ला करके खिलाइए, तब तो 2 घंटे 3 घंटे ठीक है। और यदि आप पूरा बाहर ही रखना चाहते हैं, बाहर ही उसको फुल चरा करके लेके आना चाहते हैं, तो कम से कम 7-8 घंटे आपको बाहर चराना पड़ेगा। तब जाकर के आपने देखा होगा जो जंगल में जाता है सुबह 8 बजे निकलता है, शाम को 5 बजे से पहले घर नहीं आता, तब वो अपना पेट भर के आ पाती है। इसी के साथ साथ में एक चीज और जरूरी है, भेड़ या बकरी को या गाय भैंस को भी बात करें तो जुगाली करने के लिए भी समय मिलना जरूरी है, जुगाली करने के लिए भी समय मिलना जरूरी है, क्योंकि उसके पेट में भोजन का पाचन तभी हो पाता है जब वो जुगाली करेगी। यदि जुगाली नहीं कर पाएगी तो उसके पेट में भोजन का पाचन नहीं हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी। तो उसे जुगाली करने के लिए भी 7 से 8 घंटे का समय चाहिए, ताकि वो आराम से बैठ करके जुगाली कर पाए। जब अपन स्टॉल फीडिंग करते हैं तो एक साथ में चारा डाल देते हैं, 2 घंटे के अंदर वो अपना खा करके और फिर पूरे दिन में जुगाली करती रहती है, फिर 5 बजे या 6 बजे अपन डालते हैं, फिर चारा खाती है और फिर रात को भी बाद में जुगाली करती रहती है। तो ये पशु के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। फिर पानी, प्रॉपर पानी उसके लिए एनी टाइम चाहिए, 24 घंटे पशु को पानी चाहिए पीने के लिए। अपने को जब भी प्यास लगती है अपन पास में मटके के जाकर के और गिलास भर के पानी पी लेते हैं, 10 मिनट आधे घंटे से ज्यादा अपन प्यासे नहीं रह पाते ना। सेम पशु के लिए चीजें हैं। पशुपालक क्या करता है कि एक बार सुबह पानी पिला दिया और एक बार शाम को पानी पिला दिया, पूरे दिन पशु सूखा खाएगा तो उसे दिन में भी पानी चाहिए, इसलिए 24 घंटे उसके लिए पानी अवेलेबल होना चाहिए। फिर एक चीज यहां पे लिखी गई है, राशन। राशन यानी आहार। आहार का मतलब पशु को 24 घंटे में जो भी कुछ खाने के लिए देते हैं उसे क्या कहते हैं, आहार। मतलब आपने सुबह उठते ही रोटी खाई, आधे घंटे बाद दुकान पे चले गए, वहां कुरकुरे खा लिए, 2 घंटे बाद चाय पी ली, 3 घंटे बाद आपको गाजर मूली जो भी मिल गई वो खा ली, शाम के टाइम आपने कोई भी ब्रेड पकौड़ा जो भी कुछ भी खा लिया, वो सारा का सारा जो 24 घंटे में खा रहे हो वो क्या है, आपका आहार है, भोजन है। समझ गए? तो बकरी को सुबह हरा चारा खिला रहे हो, दोपहर को दाना खिला रहे हो, शाम को सूखा चारा खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, गुड़ खिला रहे हो, दलिया खिला रहे हो, खिचड़ी खिला रहे हो, जो भी खिला रहे हो वो सारा उसका क्या है, भोजन यानी आहार है। नीचे लिखा है बैलेंस राशन, यानी ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी तरह के पोषक तत्व उपलब्ध हो, यानी ऐसा भोजन जो पशु के शरीर में छोटी से छोटी कमी है उसको पूरा करने वाला हो। आज से 20 साल पहले अपन लोग जब भोजन करते थे तो उसमें क्या करते थे, उसके गेहूं का भी आटा होता था, मक्के का भी आटा होता था, ज्वार का भी होता था, बाजरे का भी होता था ना। आज धीरे धीरे पिछला टाइम क्या हो गया कि अपन उन सब चीजों को छोड़ के केवल एक गेहूं की रोटी पे आ गए। फिर अपने अकेले गेहूं की रोटी पे आए तो अपने को डॉक्टर ने क्या बोलना शुरू किया कि आप फल फ्रूट भी खाया करो, आप ये भी खाया करो, आप ये भी खाया करो, ताकि भोजन जो शरीर को पोषक तत्व चाहिए वो अकेले गेहूं से नहीं मिल पा रहे, तो अपने कुछ दूध से, कुछ घी से, कुछ दही से, कुछ अपने फल फ्रूट से, कुछ सब्जियों से अपने शरीर की जो कमी है वो पूरी हो रही है।
यानी सारी चीजें मिला करके, ताकि अपने शरीर में किसी भी तत्व की कमी ना हो। फिर भी बाई चांस, मैंने आपको कल बताया कि कैल्शियम की कमी आ गई तो दवाई लेते हैं, ये कमी आ गई तो वो लेते हैं, तो ठीक उसी तरह से पशु के लिए भी ऐसा भोजन होना चाहिए जिसमें सारे तरह के पोषक तत्व उपलब्ध हो। इसका मतलब कभी भी अकेला दाना या अकेला चारा पशु को नहीं खिलाना, कोशिश ये करिए कि उसमें मिक्स ज्यादा से ज्यादा हो। आपके पास में किसान क्या करता है कि इस बार बाजरा खूब हो गया तो पशुओं को केवल बाजरा ही बाजरा देता है, बाद में अपन देखते हैं कि पशु मोटा तो खूब हो गया पर दूध कम हो गया, या पशु मोटा तो खूब है पर ब्याह ही नहीं रहा। तो इस तरह की दिक्कतें भी, अकेला अनाज कभी भी नहीं देना चाहिए। चारे में फिर भी इतना इश्यू नहीं है, सूखे चारा आप खिलाते रहो पर दाना आप मिक्स करके खिलाओगे तो भी इश्यू नहीं आएगा। तो जब भी आप दाना खिलाते हैं उसमें 2 या 3 दाना खलियां, उसमें प्रोटीन का सोर्स यानी दाल वाली कोई भी फसल का दाना या उसका टुकड़ा या उसकी अपशिष्ट, जैसे दाल वाली चने की दाल, मैं ये कह दूं कि चने की दाल खिलाओ बकरी को, खिला पाओगे? नहीं ना। इकोनॉमिक और बैलेंस, इकोनॉमिक का मतलब खर्चीला नहीं हो, और बैलेंस का मतलब जिसमें पेट में जाने के बाद में जो भोजन में पोषक तत्व चाहिए वो भी मिल जाए। तो अब क्या करोगे आप? प्रोटीन के लिए चने की दाल का जो छिलका है वो तो 20 रुपए मिल रहा है और चने की दाल 70 रुपए मिल रही है, तो कौन सा ज्यादा बढ़िया है? छिलका। ऐसे ही मैं यदि कहूं आपको कि गेहूं खिलाओ, गेहूं आपको 25 रुपए किलो मिल रहा है और गेहूं का जो चापड़ है वो 17 रुपए, यानी छानस। गेहूं आटा की खूब सारी फैक्ट्रियां हैं, तो इस तरह की चीजें अपन कर सकते हैं। मैं ये कहूं कि तेल का सोर्स खिलाओ, ऑयल का कोई सोर्स खिलाओ, तो सरसों की आप ला करके खिलाओगे तो सरसों 7,000 रुपए क्विंटल है, जबकि आप वहीं पे सरसों की खली ला करके खिलाओगे तो 2,800 रुपए क्विंटल है। तो आपको, यानी जो फसल का बाई प्रोडक्ट है, जो अनाज का बाई प्रोडक्ट है, वो अपन खिलाएंगे तो अपने लिए सस्ता होगा और पशु के लिए क्या होगा? अच्छा होगा। ये बेसिकली वही सब चीजें हैं कि किस तरह से क्या क्या मिलाकर के खिलाएं, बेसिकली अपन ने बता दी। अब जो फीडिंग है वो 3 तरह से करवाई जा सकती है। पहला, आप फोटो में बाहर देख पा रहे हैं कि केवल जंगल में खा रही है, उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम, यानी सुबह गई और शाम तक अपना पेट भर के वापस आ गई, खुली प्रणाली या एक्सटेंसिव विधि। दूसरा आप देख पा रहे हैं सेमी इंटेंसिव, मतलब पास में ही शेड बना हुआ है, बाहर इधर उधर 2, 5, 10 बीघा में थोड़ा बहुत बकरियां इधर उधर घूम ली, कुछ घर में खा लिया या शेड में खा लिया और कुछ थोड़ा सा बाहर से खा लिया और अपना पेट भर लिया 24 घंटे के अंदर, उसे बोलते हैं मिश्रित प्रणाली या सेमी इंटेंसिव। यानी 2-5 घंटे आपने शेड में रखा और 2-5 घंटे बाहर इधर उधर अपने खेत में घुमा लिया। ये भी तरीका हो सकता है, पहले वाला भी तरीका हो सकता है, पर पहले वाले तरीके के नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। फायदा तो ये है कि वो उसमें खर्चा नहीं लगता ज्यादा, पर नुकसान ये है कि पशु को पूरे साल भर बाहर अच्छा खाने के लिए नहीं मिल पाता। फिर बाहर पशु एक दूसरे पशुओं के संपर्क में ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां भी फैल जाती है। तो अनेक उसके इश्यूज हैं, जबकि ये जो बीच वाला तरीका है ये ज्यादा खर्चीला भी नहीं है और ज्यादा और भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इतनी जगह कोई जरूरी नहीं है सबके पास 10-20 बीघा जमीन हो बकरियों को घुमाने फिराने के लिए। जिसके पास जमीन नहीं है और कम जगह है और बकरी पालन करना है, तो फिर आप इंटेंसिव सिस्टम या स्टॉल फीडिंग जिसे कहते हैं, यानी गाय भैंसों की तरह एक जगह बकरियों को रख करके पालना, क्या कहलाता है? स्टॉल फीडिंग। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, एक जगह पे शेड बनाया और अपनी भेड़ों को या अपनी बकरियों को एक ही जगह पे अपन रखें और उनको अच्छा चारा दाना दें और उनको अच्छा पानी दें, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ, उसकी बढ़वार अच्छी होती है। यदि आप मीट प्रोडक्शन पे काम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट इंटेंसिव सिस्टम है, सबसे बेस्ट। यदि आप ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं तो बीच वाला सबसे बेस्ट है। भाई अच्छा तो ये भी है, पर इससे भी बेस्ट बीच वाला है कि थोड़ा सा ब्रीडिंग के लिए पशु को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। मीट वाले के लिए एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक्सरसाइज करेगा तो उसका वजन घट जाएगा। अपने को मीट वाले में वजन बढ़ाना है तो उसे रेस्ट देंगे, खिलाया पिलाया रेस्ट कर। और यदि ब्रीडिंग के लिए चाहिए तो फिर बीच वाला आपने शेड बनाया, सारा कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत पशु को 1-आधा किलोमीटर या 2-5 बीघा आपकी जमीन है उसमें इधर उधर घुमा लोगे, वो पशु के लिए ज्यादा बेस्ट है। तो आप लोग भी इस तरह का कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं। फिर जैसे फीड, जो भी फीड होता है आप लोगों को पता है कि फीड में दाना अलग होता है, चारा अलग होता है, पानी अलग होता है। दाना भी जब अपन देते हैं तो दाने में प्रोटीन वाला दाना अलग है, जैसे मैंने बताया दाल वाला, गेहूं वाला या खाद्यान्न वाला दाना अलग है। चारे में भी हरा चारा अलग है, सूखा चारा अलग है। फिर साथ में जैसे खनिज लवण अलग हैं, विटामिन अलग हैं और पानी अलग है। तो ये अलग अलग चीजें मिलकर के पूरा भोजन है वो बनता है और इसमें सारी चीजें अपन लगभग लगभग किसान साथी पशुओं को देते हैं। फिर आप यहां देखिए
ऊपर जैसे गेहूं आप देख पा रहे हैं, मक्का देख पा रहे हैं, जौ देख पा रहे हैं, ज्वार देख पा रहे हैं, फिर प्रोटीन के सोर्स में आप खलियां देख पा रहे हैं, और फिर खनिज लवण के रूप में आप जो मार्केट में खनिज लवण मिलता है वो भी आप देख पा रहे हैं। यदि आपके पास में अच्छा चारा और अच्छा दाना है तो आपको बाहर से खनिज लवण ला करके खिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो आप पशु को भोजन खिला रहे हैं उसी से उसकी शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए खनिज लवण मिल जाते हैं, क्योंकि ये सारे पोषक तत्व अपने भोजन के अंदर भी रहते हैं। आप हरा चारा खिलाते हैं, हरे चारे के अंदर भी ये सारी चीजें उपलब्ध रहती है। ये देखिए फोडर ट्रीज आप लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। इस तरह की कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं। हरे चारे के बीच बीच में आपने पेड़ लगा दिए। सहजन मोरिंगा बहुत शानदार चीज है। मोरिंगा सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम और आयरन, लोहे का और कैल्शियम का सबसे शानदार सोर्स होता है सहजन यानी मोरिंगा। तो वो आप यदि पशु को खिलाते हैं तो आपको कैल्शियम पाउडर खिलाने की जरूरत ही नहीं है। जो उसे पशु को जो कैल्शियम चाहिए वो नेचुरल मिल रही है। अरडू आप खिला सकते हैं, अरडू बहुत अच्छा है। अरडू ये होता है पर इसकी थोड़ी सी समस्या ये कि टूटता जल्दी है, तो इसीलिए बकरी फार्म के बिल्कुल नजदीक अपन नहीं लगाई। फिर आप साथ में दूसरे नीम लगा सकते हैं। खेजड़ी राजस्थान में तो बहुत यूजफुल है। यदि दूसरी जगह से भी आप यदि अच्छा परफॉर्म खेजड़ी करें तो खेजड़ी लगा सकते हैं। नीम तो थ्रू आउट इंडिया चलता है, सहजन पूरे इंडिया में चलता है, अरडू है वो पूरे इंडिया के अंदर चलता है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। साथ ही साथ में आप नेपियर, बकरी पालन आप करते हैं तो अरडू, नेपियर या सहजन या नेपियर या नीम, इन तीनों चीजों को आपस में मिलाकर के यदि लगाते हैं एक आध बीघा के अंदर तो आपके पूरे साल भर का हरा चारा मिलता रहेगा। जो मैंने बताया नेपियर, नेपियर एक बार आपने लगा दी तो 5 से 6 साल तक उसी से चारा मिलता रहेगा, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। आप मक्का लगाते हैं, आप बाजरा लगाते हैं, रिजका लगाते हैं तो 4 महीने या 6 महीने बाद दोबारा से आपको अगली फसल लगानी होती है। जबकि नेपियर या इस तरह के पेड़ पौधे लगा दिए तो आपने एक बार लगा दिया, उसके बाद में 5-6 साल तक वही चलता रहेगा, केवल उसे पानी पिलाने की आवश्यकता है। या बकरियों की मींगनी की जो खाद होती है वो सबसे बेस्ट है, वो उसमें डालते रहेंगे तो उसमें फिर और कोई यूरिया डीएपी की भी जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से आप प्लांटेशन करके और अपने यहाँ पे जैसे कि नीम है, बबूल है, खेजड़ी है, पीपल है, आम है, सहतूत बहुत अच्छा है। सहतूत, मलबेरी, सहतूत तो सब लोगों के खेतों में है ना लगभग। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में सब जगह सहतूत होता है। तो सहतूत के अंदर भी बहुत अच्छे पोषक वाले गुण होते हैं। और सहतूत के साथ एक और अच्छी बात है, सहतूत की लकड़ी मजबूत होती है। आप बकरी फार्म के बाई चांस अंदर भी लगा दोगे तो टूटती नहीं है। आंधी तूफान भी आ जाएगा तो टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सहतूत भी अच्छा है, आप आसपास में लगा सकते हैं, छांव के लिए भी और चारे के लिए भी। ऐसी ग्रासेज लगा सकते हैं, बरसीम है, रिजका है, ये चीजें लगा सकते हैं। मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, नेपियर है, ये सब चीजें भी अपन चारे के रूप में लगा सकते हैं। अब बात आती है दाने की। बेसिकली तो मोटा मोटी मैंने बता ही दिया, पर दाना जब अपन पशु के लिए तैयार करते हैं, बकरी के लिए तैयार करते हैं या भेड़ के लिए तैयार करते हैं तो दाना मिश्रण कैसे बनाना चाहिए। जब अपन गाय को या भैंस को जब बांटा देते हैं, दाना देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ खलीबे डालते हैं, कुछ उसमें गेहूं डालते हैं, या कई बार अपन उसे मेथी देते हैं, कई बार उसे गुड़ देते हैं, थोड़ा सा उसमें नमक भी डालते हैं, करते हैं ना सारी चीजें। कैल्शियम पाउडर भी लेकर के आते हैं, वो भी खिलाते हैं। तो उसी तरह से भेड़ एवं बकरी से अच्छा उत्पादन लेने के लिए गाय भैंसों की तरह अपने को अच्छा दाना तैयार करके यदि बकरी को खिला पाएंगे तभी बकरी से अच्छा उत्पादन मिल पाएगा, 2-2, 3-3 बच्चे आ पाएंगे और उसकी ग्रोथ और उसकी बढ़वार भी अच्छी आ पाएगी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर ही ऊपर सीरियल यानी मिलेट्स यानी ग्रेन यानी अनाज जिसे अपन खाते हैं। बेसिकली अपन किसकी रोटी बना करके खाते हैं, गेहूं की, बाजरा की, मक्का की, जवार की, ये सब चीजें खाते हैं। तो जो अपन बेसिकली रोटी बना करके खाते हैं वो बकरी के या भेड़ के भोजन में 40% या और ज्यादा डालो, क्योंकि ये चीज अपने लिए थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, तो उसे अपन 50% तक भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो अपन खाद्यान्न खा रहे हैं वो 50% तक अपन बकरी के भोजन में मिला सकते हैं। बच गया फिर क्या, ऑयल यानी और प्रोटीन। ऑयल और प्रोटीन यानी तेल का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तेल वाली फसलें। मैंने पहले बताया कि तिल खिलाएंगे तो 10,000 रुपए क्विंटल, 15,000 रुपए क्विंटल तिल है, बहुत महंगा है। मूंगफली खिलाएंगे तो 6,000 रुपए क्विंटल है, बहुत महंगी है। सरसों खिलाएंगे तो 5,500-6,000 रुपए क्विंटल है, बहुत महंगी है।
पर उसका जो बाई प्रोडक्ट है, उसका तेल निकलने के बाद जो खली बच गई वो खिलाएंगे तो 25 से 30 रुपए में हर एक खली आज के टाइम में मिल जा रही है। वो तेल का भी अच्छा सोर्स है और वो प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। तेल पशु की ग्रोथ के लिए, उसकी बढ़वार के लिए, उसकी शाइनिंग के लिए, उसकी चमक के लिए आवश्यक होता है। अपने को यदि खली दे रहे हैं तो बाहर से तेल पिलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे बकरी पालक मैंने देखे हैं कि सरंज से बकरी को या भेड़ को तेल पिलाते हैं, उससे कई बार नुकसान भी हो जाता है। फेफड़े के अंदर चला जाता है, सांस नली के अंदर चला जाता है, उसे खांसी आने लग जाती है, अलसूंड जिसे बोलते हैं। 2 घंटे 5 घंटे बाद में कई बार वो समस्या ज्यादा आ गई तो मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए आप दाने के साथ में खली मिला करके खिलाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही प्रोटीन का सोर्स जो है, प्रोटीन का दाल वाली फसल का दाना, वही बात, मूंग आप खिलाओगे तो 8,000 रुपए क्विंटल है, जबकि मूंग का छिलका, मूंग कोरमा जिसे बोलते हैं, वो आपको 2200-2300 रुपए क्विंटल ही मिल रहा है। तो इसी तरह से दाल वाली किसी भी फसल का बाई प्रोडक्ट आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। फिर आप नीचे एक देख पा रहे हैं सीरियल बाई प्रोडक्ट, यानी आपने आटा छाना, आटे के ऊपर जो छानस बच गया, चोकर जैसे कहते हैं, वो भी आप मिला सकते हैं। चोकर सस्ता पड़ता है। चोकर खिलाने का एक फायदा और है, या राइस पॉलिश जिसे कहते हैं, या और डी ऑयल्ड राइस जिसे कहते हैं, यानी चावल का भी तेल निकलता है, डीओसी जिसे बोलते हैं। सोयाबीन का तेल निकलने के बाद में सोया डीओसी जिसे बोलते हैं, वो भी आप खिला सकते हैं। इसका जो चापड़ या चोकर का क्या फायदा है, अपन जब खाना खाने के लिए जाते हैं तो एक तो अपने को उसी भोजन का छोटा सा लड्डू बना करके टाइट सा रख दें, और एक उसी लड्डू को चूरमा बना करके फैला दें, तो अपने को दूर से क्या देख करके मजा आता है, जो ज्यादा है वो देख करके मजा आता है, नहीं क्या तो मजा आ जाएगा, पेट फुल हो जाएगा, होता है ना ऐसा। सामने प्रेजेंटेशन जो है उसी से अपना पेट है वो दूर से एक बार के लिए शांत हो जाता है। तो सेम चोकर क्या होती है, चोकर फुली हुई होती है ज्यादा। आपने देखा होगा 1 किलो गेहूं आप लोगे छोटे से लिफाफे में आ जाएगी, पर 1 किलो गेहूं की चोकर लोगे बड़ा लिफाफा लेना पड़ेगा। या तगारी में डालोगे 1 किलो गेहूं की चोकर से पूरी तगारी भर जाएगी, और 1 किलो गेहूं डालोगे तो उसके पैंदे में ही आएगा। तो जब वो पशु के सामने आप चोकर लेकर के जाओगे, पशु भी सामने से देख करके संतुष्ट हो जाएगा कि आज तो एक तगारी खाऊंगा, है ना। तो सेटिस्फेक्शन जो है केवल खाने से नहीं होता, देखने से भी होता है। अपन किसी शादी में जा रहे हैं, बाहर से बढ़िया टेंट लगाए, दूर से ऐसे संतुष्टि मिल जाती है कि आज तो भोजन बहुत बढ़िया है। तो वही बात पशुओं के लिए भी होती है। तो यानी चोकर है वो बल्कि होता है, पशु देख करके उसे खुश हो जाता है, भले ही खाने के बाद में मजा ना आए, पर एक बार तो उसे सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है। तो चोकर इसीलिए भी बेस्ट है। प्लस चोकर के अंदर जो छिलका होता है, छिलका प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है, छिलका आयरन का सबसे अच्छा सोर्स होता है, और छिलके में फाइबर ज्यादा होता है। और जितना ज्यादा भोजन में फाइबर होगा, उससे पेट के अंदर जो पाचन शक्ति है वो उतनी ही बढ़िया बनी रहेगी पशु की। आटा जब अपन खिलाते हैं तो आटे के अंदर ज्यादा फाइबर नहीं होता। पशु के या भेड़ ने या बकरी ने ज्यादा बाई चांस खा भी लिया तो आटा खाने की वजह से उसके या तो दस्त लग जाएंगे या उसके कोई दूसरी समस्याएं हो जाएगी, जबकि उसका छिलका ऊपर का ज्यादा भी खा गई तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप देख पा रहे हैं मिनरल मिक्सर, यानी खनिज लवण, जो मेडिकल से अपन ला करके खिलाते हैं, वो भी उसके भोजन में 2 से 3% अपने को मिलाना चाहिए। और सबसे बेस्ट जो आप लास्ट में देख पा रहे हैं, नमक। आपने टोटल 100 किलो भोजन तैयार किया है तो उसमें 1.5 से 2 किलो नमक मिलाना भी जरूरी है। नमक में एक तो होता है आयोडीन, और आयोडीन की यदि कमी शरीर के अंदर हो जाए तो उसकी वजह से बीमारी हो जाती है गोइटर, यानी गांठें, कभी यहां हो गई, कभी यहां हो गई, कभी यहां हो गई। बकरी में देखा है ना, गाय भैंस में इतनी गांठें नहीं होती, जबकि बकरी में ज्यादा होती है। गाय भैंस के तो भोजन में आप डालते रहते हैं नमक, पर भेड़ बकरी में नहीं देते। और भेड़ बकरी में जहां ओपन ग्रेजिंग है, खुले जंगल में चर के आ रही है, उनमें नहीं होती गांठें। देखा है किसी ने, होगी तो बहुत कम, 100 में से एक आध के। और आप घर पे रख करके पाल रहे हो, 100 में से 50 बकरियों की गांठें हो रही है। क्यों? क्योंकि आप नमक नहीं खिलाते, नहीं खिलाते ना। तो वही सब चीजें जरूरी है। दूसरा, नमक भोजन के पाचन को करने में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भोजन नमक भोजन में के अंदर खिलाते रहोगे रेगुलर, तो आपके पशुओं के अंदर कॉन्स्टिपेशन की यानी कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, बदहजमी की शिकायत नहीं रहेगी। तो इसीलिए नमक भी जरूरी है। अब नमक आप अलग अलग फॉर्म में खिला सकते हैं। नमक को आप पानी के साथ पिला सकते हैं, नमक को आप दाने के साथ में खिला सकते हैं। काला नमक या सेंधा नमक ला करके आप सीधा आगे बकरी को आगे रख सकते हैं, बकरी उसे चाटती रहेगी। वो सीधे वाला यदि कंसेप्ट की बात करें तो ये ज्यादा बेटर है। और नहीं तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, सेंधा नमक या काला नमक थोड़ा सा
महंगा पड़ता है, शायद 30-40 रुपए किलो के लगभग आता है। और यदि आप नॉर्मल नमक लेकर के आते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, काम दोनों का सेम है। अब नमक में भी दो तरह की बात आ गई। सफेद नमक जिसे अपन कहते हैं, सफेद नमक तो एक तो टाटा का फलाना धिकड़ा जो भी है, थैली वाले की जरूरत नहीं है, कट्टे वाला चाहिए। थैली वाला लेकर के आओगे 1 किलो के 20 रुपए लगेंगे, कट्टे वाला लेकर के आओगे 25 किलो के 50 रुपए लगेंगे। कौन सा सस्ता पड़ा? 20 रुपए किलो वाला सस्ता है या 2 रुपए किलो वाला सस्ता है? और बकरी के लिए वही बढ़िया है। ठीक है, तो अपने को ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है ताकि जो पशु के लिए भी अच्छा हो और अपने लिए भी अच्छा हो, ज्यादा खर्चीला ना हो। तो ये सब चीजें जरूरी है। फिर ऐसे मत करो भाई, अलग अलग बकरी को अलग भोजन की आवश्यकता होती है, मेल को अलग भोजन की आवश्यकता होती है, बच्चे को अलग भोजन की आवश्यकता होती है। मैंने पहले बताया ना कि ज्ञापिन होने से पहले उसे थोड़ा सा अलग चाहिए, ज्ञापिन होने के बाद अलग चीजें चाहिए। छोटा बच्चा है उसको प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा चाहिए। अपने घर में 4 साल का बच्चा है, उसे कभी अपन बोर्नविटा लाके पिलाते हैं, कभी उसके दूध में हॉर्लिक्स मिलाते हैं। क्यों? उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, और प्रोटीन शरीर के अंदर मसल्स को बढ़ाने का काम करता है। अपन ये कहते हैं ना कि इसको बोर्नविटा पिलाओ, ये पिलाओ, जिसकी वजह से हाइट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी बॉडी के अंदर नई मसल्स उससे डेवलप होती है। तो छोटा बच्चा है उसके भोजन में प्रोटीन ज्यादा चाहिए। आप लोगों को पता है ये, आप लोग क्या करते हो, छोटे छोटे बकरी के या भेड़ के बच्चे उनको खेजड़ी की पत्ती लाके डालते हो ना, किस लिए डालते हो? आपको ये नहीं पता कि उसमें प्रोटीन है, पर आपको ये पता है कि ये खिलाएंगे तो ये जल्दी ग्रो करेगा, ये तो पता है। तो वही बात, छोटे बच्चों के भोजन में प्रोटीन की ज्यादा अपने को ध्यान रखनी चाहिए, और बड़ी बकरियां हैं तो उनके भोजन के अंदर अपने को कार्बोहाइड्रेट, ऑयल और दूसरी चीजों की ज्यादा ध्यान रखने चाहिए। तो उसकी उम्र के अनुसार अलग अलग तरह का भोजन है वो हो सकता है। लगभग अपन साथियों को आपको पता है, और बेसिकली हमने बता दी। एक बड़ी बकरी है, ज्ञापिन होने वाली बकरी है, उसको 250 ग्राम के आसपास में दाना एक दिन का चाहिए। बहुत से ऐसे साथी हैं जो किलो किलो आधा आधा किलो दाना खिलाते नहीं। मीट के लिए आप काम कर रहे हैं, खिलाइए, कोई इश्यू नहीं है, पर ब्रीडिंग के लिए आप काम कर रहे हैं, यदि आप ज्यादा दाना खिलाएंगे तो आपकी बकरी अनफर्टाइल हो जाएगी। ज्यादातर आपने देखा होगा जिस ब्रीडिंग फार्म के अंदर बहुत ज्यादा दाना खिलाया जा रहा है, वहां पे साल में 20 बकरियां बच्चे नहीं देती, ऐसे मोटी हो जाएगी भैंस की तरह, है ना। तो ज्यादा दाना की जरूरत नहीं है, बकरी को एवरेज 200 से 250 ग्राम दाना मिल पा रहा है तो वो उसके लिए सबसे अच्छा है। फिर ये मैंने बता ही दिया कि उसे एडवांस प्रेगनेंसी में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चीजें आपको लगभग बता रखी है। फिर एक ब्रीडिंग जो बक है, आपका बकरा जो है, उसको भी दाना जरूरी होता है। भले ही आप बकरे को पूरे साल भर अच्छा दाना नहीं खिलाओ, पर जब आपको पता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर हमारे फार्म की बकरियां ज्ञापिन होने वाली है, उस समय उसे कम से कम डेली का 300-400 ग्राम दाना खिलाना जरूरी है। नहीं तो फिर या तो बकरियां क्रॉस ही नहीं हो पाएगी और बिल्कुल कमजोर होगा तो, और बाई चांस क्रॉस हो भी पाएगी तो उससे जो स्पर्म्स निकलेगा उसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होगी, जिसकी वजह से आपकी बकरियां रिपीट भी हो सकती है, ज्ञापिन नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए बकरे को कम से कम जब बकरियां ज्ञापिन हो रही हो उस समय दाना खिलाना भी जरूरी होता है। ये बेसिकली सब चीजें हैं, ये भी चीजें अपन ने साथ साथ में बात कर ली, सब बता दी। ये देखिए लास्ट के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि किस तरह के डिजाइन अपन चारा खिलाने के लिए बना सकते हैं। आप इनमें से किसी भी तरह का गोलाई में बना सकते हैं, चौड़ाई में बना सकते हैं, लंबाई में बना सकते हैं, पशु आरामदायक स्थिति में खा पाए। देखिए उधर देखिए आप, एक साइड में पानी के लिए भी जुगाड़ बना रखा है और बीच में चारे के लिए भी बना रखा है, और एक साइड में डिब्बा लगा करके उधर दाने के लिए भी बना रखा है। आप मल्टीपर्पज इस तरह का भी कर सकते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपने पे डिपेंड करती है। तो आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और